बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बेटा आज हम लोगों ने जो चैप्टर उठाया बेटा पढ़ने के लिए, और इस चैप्टर का नाम बेटा आपके सामने है केमिकल काइनेमेटिक्स। प्लस पहला पॉइंट ये जानते हैं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेटा कितना इंपोर्टेंट है, कितना इंपोर्टेंट नहीं है। अगर मैं इसके क्वेश्चंस का बेटा आइडिया बताऊं एग्जाम में जो अब नीट में पहले आते थे, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चंस बेटा हर साल इसका नीट और जेईई में आने का इसका रूटीन है। और अब हो गया बेटा रिड्यूस्ड सिलेबस हो गया नीट का, तो इसलिए बेटा अब यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है इस चैप्टर से। क्लियर? तो चैप्टर का नाम बेटा केमिकल काइनेमेटिक्स, और केमिकल मतलब कंसंट्रेशन और प्रेशर, यहाँ बेटा हम पढ़ेंगे वर्ड। दूसरा पॉइंट है बेटा काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन होगा यहाँ पर। अब कौन कौन से फैक्टर बेटा जो इसके अंडर इसको यानी कि इसके रेट को प्रभावित करेंगे, यानी कंसंट्रेशन होता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो हम इनको वन बाय करके जानेंगे। तो ये केमिकल काइनेमेटिक्स का ये एक फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री उसकी ब्रांच के अंडर बेटा क्या होता है, यानी केमिकल काइनेमेटिक्स चैप्टर है, जिसके अंडर बेटा बहुत सारे फ्लोइंग पैरामीटर है। वो पैरामीटर जो रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा प्रभावित करते हैं, यानी अफेक्टेड करते हैं। तो उनमें से बेटा हमने यानी बहुत सारे मेथड यानी टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी बने यानी वन बाय करके आपको स्टार्टिंग बेटा ये लिख लिए कि कैसे हमें कौन कौन से पढ़ने हैं स्टेप बाय। फिर हम स्टार्टिंग से बेटा हम इसका इंट्रोडक्शन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला बेटा फैक्टर है पर क्या बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ये 2 टाइप्स हो सकता है। पहला हो सकता है कि एवरेज रेट क्या है, दूसरा कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, अपन को ये सीखना है। प्लस इसके बाद बेटा हमारा नंबर आएगा कि आखिर सर कौन कौन से फैक्टर है कि जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को आने की इफेक्टेड करते हैं। ये एनसीईआरटी का पूरा व्यू बेटा इसी तरह एनसीईआरटी में जो है दे रखा है वन बाय करके, हमें अपनी एनसीईआरटी के मुताबिक चलना है। पहला फैक्टर बेटा इसमें है टेम्परेचर। पहला फैक्टर कौन सा बेटा, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंडर हम पढ़ेंगे आर्नियस इक्वेशन। आर्नियस इक्वेशन क्या है जानेंगे बाद में हम। फिर दूसरा बेटा पढ़ेंगे फैक्टर कि प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, यानी ये पढ़ना। फिर अपन को पढ़ना है बेटा यानी कि कंसंट्रेशन, और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बेटा प्रेशर और कंसंट्रेशन ये है। वॉल्यूम से मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, बस छुट्टी बस। अब कंसंट्रेशन के बिहाफ पे बेटा हम देख सकते हैं यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां हम लोग बेटा सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर। बेटा एक और लिख लीजिए जिसको बोलते हैं यानी कि जीरोथ ऑर्डर। क्लियर? यानी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, ये भी हमको यहाँ से सीखना है बेटा। क्लियर ना ये? प्लस इसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कि इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस हम करेंगे। फिर मॉलिक्युलरिटी क्या है ये अपन सीखना है। इसके बाद अपन को सीखना है कि मैकेनिज्म, कि कैसे हम इस रेट लॉ के बेस पे हम रिएक्शन की मैकेनिज्म करेंगे, और इसके बेस पे हमारा क्या होगा, चैप्टर हमारा बिल्कुल एंड हो जाएगा। और एनसीईआरटी हमारी जो है इतना एक्सप्लेन एनसीईआरटी हमको ये बनवाई करके दे रखा है। क्लियर? तो बेटा पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से इस चैप्टर को बेटा। अब बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्ट चैप्टर बेटा ये। क्लियर ना? ये बिल्कुल एज द फिजिक्स। क्लियर? कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर ये। तो आइए पहला हम डालते हैं बेटा कि पहला पॉइंट क्या है चैप्टर का, सुनाइए केमिकल काइनेमेटिक्स का। तो नोट करो बेटा इसको, ये ऑलरेडी आपको बेटा नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये था मेरा इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से टॉपिक मुझे इसके अंदर पढ़ने हैं बेटा। क्लियर ना ये? हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बेटा पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग जानेंगे, कैसे हम लोग पढ़ना है। अब रेट बेटा अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन हमें पढ़ना है इस केमिकल काइनेमेटिक्स चैप्टर के मुताबिक पढ़ना है ये, यानी विद स्टोमेट्रिक है, टाइम है, कंसंट्रेशन है, यही तो होगा भाई। केमिकल है और
केमिकल का मतलब क्या, यानी कंसंट्रेशन उसकी होगी। तो ये फैक्टर हमें यहाँ से पढ़ना है इसके बेस पे। तो पहला बेटा पॉइंट हमारा है, हेडिंग हमारी ये पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, अब बेटा इतना लंबा बार बार ना लिखने, बेटा शॉर्ट में इसको बोलते हैं आर ओ आर, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको करवाने की बेटा दो मेथड मेरे पास है, एक शॉर्ट मेथड है, दूसरा है बेटा कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट सीखोगे दोबारा कभी भूलोगे नहीं, मेथड है रेक्टिफिकेशन भूल जाओगे आप। तो पहले बेटा इसको मैं एक रूल बताऊंगा, उससे करना है हमको, क्योंकि नीट में हमारे पास 1 मिनट का टाइम होता है भाई, ओमार भरना है, सब कुछ करना है, तो हम इसको दो मेथड से करेंगे हमारे पास, ठीक? जो आपको बेस्ट लगे उससे आप करना, ठीक? तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा देखिएगा, सिंपली कैसे लिखेंगे, इसका मतलब होता है रेट, रेट यहां लिखना चाहिए, लिखा द चेंज ऑफ सॉरी मैंने चेंज की जगह है लिखना पड़ेगा, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा इस कंसंट्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिया, कंसंट्रेशन अपने आप में खुद होता है वैल्यू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू लीटर। क्लियर? हां, द रेट ऑफ चेंज, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, बहुत से बच्चों बेटा ये नहीं पता होगा कि आखिर सर ये स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है। अभी आप जानेंगे कि स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है विद एग्जांपल के साथ। तो रेट बेटा हम कैसे बोलेंगे, रेट का मतलब होता है यानी कितनी चेंज कंसंट्रेशन हो रही है। अब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा बेटा ना, प्लस पर यूनिट कितना टाइम लगा है ये, प्लस अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, मतलब उनकी हम लेंगे बेटा स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी समझ में आएगा कि सर ये स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या, और इसको बेटा शॉर्ट में हम बार बार आपके पास मैं इतना लिखवाऊंगा आपको, ठीक ना? ये क्योंकि हम बेटा इतना लंबा बार बार ना लिखेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक? हाँ, तो इसको कैसे हम जानेंगे बेटा, ये देखना इसको, ये तो पहला बेटा इसका रूल हमारे इसके बेस पे रूल कैसे लिखेंगे, एग्जांपल देखना बेटा, ये जैसे 2a प्लस 3b, और यहाँ बेटा ये कोई रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट है तो इनकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर, ये जो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक? हाँ, ये है, यहाँ से मान लेते बेटा हम बन गए यानी कि 2d प्लस और यहाँ 2d और मान सकते बेटा हम x मान सकते हैं, ठीक है? ये यानी 3x। क्लियर बेटा? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है कि रेट को लिखने का तरीका क्या है यहाँ पर, ठीक? अब 2a प्लस 3b और इससे बनना है बेटा प्रोडक्ट 2d प्लस 3x के बनना है प्रोडक्ट, ठीक है? ये तो अब बेटा रेट लिखने का क्या मीनिंग क्या है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे रेट? तो रेट बेटा हम लिखेंगे, यहाँ देखना, इसका लिखेंगे माइनस dA अपॉन dt। इसके अब बेटा ये क्या है, इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर, ये तो कंसंट्रेशन है, इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया था एक एक्टिव मास, एक्टिव मास जो होता है बेटा यहाँ अलग से लिख लीजिएगा, दिख रहा ना, ठीक? कंसंट्रेशन को बेटा हम लोग यानी कि इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, और सिंबल, इसको बोलते हैं एक्टिव मास, मतलब कंसंट्रेशन यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर इस पॉइंट को? तो इसीलिए बेटा एक ही कुछ ना कुछ यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी ना, ये जो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया अपॉन dt। अब
यहाँ बेटा देखिएगा ये है इसके स्टियोमेट्रिक है, इनको अपन बोलते हैं बेटा स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको बोलते हैं, इनको सॉरी इधर इसको यहाँ, और इनको बेटा क्या बोलते हैं, यानी कि इनको बेटा ये बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या है, ये 2 3 क्या है, ये स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनको बोलते हैं। क्लियर? हाँ, तो अब इनका लिखने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर ये यानी यहाँ लिखेंगे 1/2, ये वैल्यू यहाँ पर किसका आ गया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ए का आ गया यहाँ पर। इसी तरह आप बी का लिखोगे, तो बी का लिखोगे हाँ बेटा कितना आ गई है, माइनस के डी बी अपॉन डी टी। अब कितना है बेटा, ये स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, और 3 से क्या करते हैं हम उसको डिवाइड करते हैं। अभी जानेंगे कॉन्सेप्ट से कैसे ये आएगा, ठीक है, ये बस ये आपको मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ट्रिक आपको निकालने का। ठीक, अब सर आपने यहाँ माइनस को लिया बेटा, माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि रेक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कम होगी, तो कम होगी यहाँ पर इसलिए डिक्रीज होगी, और मैंने यहाँ लिख लिया -1। ठीक, रेक्टेंट में। अब इसी प्रकार आप लिख लोगे प्रोडक्ट, यहाँ लिख लोगे प्लस यहाँ पर डी, और यहाँ डी बेटा कितना आ जाएगा, और यहाँ पर डी टी 2 है बेटा, तो यहाँ 2 आप ये लगा दोगे। यहाँ सर प्लस क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू बन रही है, प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए आप बेटा इसका लिख लोगे डी एक्स अपॉन डी टी, और बेटा अपॉन कितना है बेटा 3, और प्लस, तो ये क्या आ गया बेटा, इनके आ गए यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्स का आ गया बेटा, ये आ गया, प्लस है प्रोडक्ट के लिए और माइनस है बेटा ये रिएक्टेंट के लिए। क्लियर ना ये? हाँ, तो ये सारी चीज बेटा मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया इसको मैंने ये, लेकिन मैं समझाऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आखिर कैसे आया कैसे नहीं आया बेटा। क्लियर नहीं है? क्योंकि ये तो बेटा है एक ट्रिक है बेटा। ठीक, तो एक सवाल करवाता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ आपको, बाकी फिर हम लोग सीखेंगे इसको हम इसी मेथड से। ठीक, तो जनरल इनका मेथड क्या आएगा बेटा ये निकालने का, तो जनरल मेथड बेटा क्या आएगा, तो लिखिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा यानी कि आर, तो इसका वैल्यू क्या होती है बेटा, प्लस माइनस, यहां लिखोगे बेटा आप इस तरह से यानी कि कंसंट्रेशन यहाँ पर, और यहां लिखोगे बेटा यहाँ पर यानी कि डी टी, और यहां लिखोगे बेटा जिसको बेटा मैंने म्यू बोल दिया गया, वास्तव में ये स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये प्लस लगाएंगे प्रोडक्ट के लिए, माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट के लिए, और यहां बेटा लेंगे हम लोग यहाँ पर, यहां लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जिसकी भी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो रेट का बेटा ये यहाँ पर ये जनरल फार्मूला आया, जहां बेटा देखिएगा ये जो म्यू है यहाँ पर, ये इसको बोलेंगे बेटा यानी कि स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बस शॉर्ट में लिख लीजिए स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। प्लस बेटा किसके लिए लगाएंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर यानी प्रोडक्ट के लिए। अभी जानेंगे कि प्लस आखिर क्यों आता है, माइनस आखिर क्यों आता है। ठीक, प्रोडक्ट और माइनस लेंगे बेटा यहाँ पर हम लोग यानी कि रिएक्टेंट के लिए, इतना बेटा क्लियर नहीं है, माइनस लेंगे रिएक्टेंट के लिए, प्लस लेंगे प्रोडक्ट के लिए, और जो म्यू है इसको बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना ये? हाँ, तो जनरल फार्मूला जनरल फंडा ये है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ अपरेंस नहीं है, रेट ऑफ डिसअपरेंस नहीं है। ये डिफरेंस सिखाऊंगा कि रेट ऑफ अपरेंस में और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो इसको नोट करो बेसिक फंडा। पहले आपको मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा कि आखिर ये कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक, इतना नोट करो, फिर बाकी हम लोग आगे सीखते हैं बेटा। क्लियर? इतना क्लियर? तो आप यहाँ बेटा ले सकते हैं, अगर देखना जो इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, इस डेफिनेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं यानी कि रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन पर यूनिट टाइम प्लस माइनस
और यहाँ लिख दो बेटा स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये फार्मूला आपका आ गया। ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ देखो बेटा, ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, वो सब बात नहीं बेटा, आ जाएगा ये, ठीक। हाँ, वो एक्चुअली ऊपर पहुंचना है ये, हाँ स्लो आ जाएगा ये, उतना दिख रहा है, ठीक बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन है प्लस है प्रोडक्ट के लिए बेटा, यहाँ देखना प्रोडक्ट के लिए प्लस, ये कंसंट्रेशन बेटा x की आ गई, dt टाइम आ गया, और ये है स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 आ गया। ऐसे बेटा यहाँ पर प्लस आ गया और d की कंसंट्रेशन 2 है, नीचे आ गया स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया। ऐसे यहाँ रेक्टेंगल में लगा देंगे, ये 3 इसका 2, a की कंसंट्रेशन b की कंसंट्रेशन माइनस लगा देंगे ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंगल साइड, प्लस इसलिए है कोई कंसंट्रेशन है वैल्यू बढ़ रही है। तो जनरल आप फार्मूला इसके मुताबिक आप ये भी सेट कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्लस लगाएंगे प्रोडक्ट के लिए, माइनस लगाएंगे रेक्टेंट के लिए। बस छोटा सा फार्मूला, इतना आसान बना दूंगा बेटा केमिकल काइनेटिक्स, आप बेटा क्या याद करोगे, ठीक बेटा। ये इसको आगे बढ़ाते हैं, इतना अच्छे से नोट, ये केवल मैंने समझाया है एक एग्जांपल देके, ठीक। अभी हम करेंगे सच एग्जांपल और नोट करो इसको, ये क्लियर। हां, ये बेटा है कंसंट्रेशन है C, जहां बेटा इसकी वैल्यू होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये ऑलरेडी बेटा आपको सब पता होगा, कोई नई बात नहीं बेटा, क्योंकि ये मोल कांसेप्ट का टॉपिक है, ठीक। नोट करो इसको बेटा, इतना क्लियर बेटा, ये इतनी चीजें हो गई ना, ये आइए इसको इतना समझ गया नहीं। आइए देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैं, आइए आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी तरफ से, मैं एक एग्जांपल, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर मैं लूँ आपको ये 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, और यहाँ लिख दे बेटा 3c प्लस, और यहाँ लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग आने की 4d। ये बेटा मैं जानबूझ के ले रहा हूँ मैं 1.5, ताकि आपको मैं स्टोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझा सकूँ आपको, ठीक ना। ये हाँ, मैं लेना चाहता a प्लस b प्लस cd ले सकता, लेकिन उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, ठीक। अब देखिए बेटा मैंने ये लिया है a b cd, इसको बोलेंगे यानी कि प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ बोलेंगे रेक्टेंट, तो टाइम के साथ वैल्यू इसकी कम हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इस रिएक्शन के मुताबिक बेटा यहाँ एग्जाम्पल में हमको यानी गिवन दे दिया गया, गिवन। अब गिवन क्या दिया बेटा, ये यानी यहाँ बोल दिया बेटा यानी कि एक्सटेंट और गिवन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बेटा उन्होंने बोल दिया है x बोल दिया, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x बोल दिया गया, प्लस एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि x अपॉन t बोल दिया गया है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितनी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ यानी डिक्रीज हो गई, इसको बोलते हैं रेट ऑफ एक्सटेंट, यानी कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, समझ गया ना। ये प्लस अगर रेट लगा दिया गया, मतलब रेट क्या होता है टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ टाइम लगा देंगे, क्लियर। अब यहाँ देख लो बेटा एक लिख लो यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, चैप्टर बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाषा का हुआ पूरा एग्जाम के साथ, ठीक। इसको बेटा मैंने बोल दिया डेल्टा H, और यहाँ लगा दिया माइनस के यानी 100, यानी इसको पूरी मैंने वैल्यू बोल दी यहाँ पर, ठीक है, 100 जूल मैंने पर मोल इसकी वैल्यू बोल दी, ठीक। इसका कोई यूज नहीं है, बस आपको एग्जाम में बेवकूफ बनाता है, ठीक। ये चैप्टर यहाँ पर है, क्वेश्चंस इसके मुताबिक आपको एक्सटेंट रिएक्शन x बोल दिया गया है, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि x अपॉन t बोल दिया गया, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना बेटा ये -100 जूल पर मोल। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन हो रही है तो इसके अंदर 100 जूल एनर्जी बाहर निकल रही है सिस्टम से, बस इतना मतलब है, ठीक। आइए नोट कीजिएगा और फिर आपको बेटा मैं
पूरा समझाता हूँ कि आखिर ये कैसे आया था ये। ठीक, ये आपका है बेसिक सवाल है, नोट करो सर। क्लियर, अच्छे से नोट करो इसको। ये आप वीडियो क्लोज करिए बेटा इसको, ये ताकि अच्छे से आप इसको सीख पाओ बेटा। समझ गया ना ये? आइए देखिए बेटा इसको। इसी क्वेश्चन को बेटा मैं नीचे उतारता हूँ। देखिए इसके बेटा मैं यहाँ उतारता हूँ इस वाले सवाल को। 2a यहाँ दिया बेटा प्लस 5b ये दिया है और 3c ये दिया है और 4b ये दिया है। इस सवाल को मैंने यहाँ उतार लिया, ठीक, समझाने के लिए आपको। बेटा मैंने मान लिया कि जब सॉरी इसको लेते हैं t इक्वल टू 0। सर t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन है। तो मैंने मान लिया बेटा इसकी कंसंट्रेशन मैंने a नॉट मैंने मान ली, a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a मैंने मान ली। इसी प्रकार b की कंसंट्रेशन मैंने मान ली, b नॉट मान ली मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन b नॉट। कोई टेंशन? अरे बेटा आप a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं। अगर आपका लकी नंबर y है तो y भी मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक। लेकिन मेरा लकी नंबर क्या है? a, मैंने a मान लिया। यहां मैंने मान लिया जीरो कंसंट्रेशन। डिक्टो कॉन्सेप्ट बेटा केमिकल के लिए पढ़ा था, डिक्टो वही कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, बस बच्चों को फोबी बना दिया था कि चैप्टर टफ है, कुछ नहीं है। एक चैप्टर पढ़ो, दूसरा लिंक करो इससे। आप देखिए बेटा यहाँ पर, अब हमें पता है बेटा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो बेटा मैंने मान लिया कि यहां से आने की t इक्वल टू आने कितना, कोई बेटा यहाँ पर टाइम होगा, हो सकता है 5 मिनट 5 सेकंड या 1 घंटा हो सकता है टाइम। तो मैंने कितना मान लिया? टाइम मान लिया t। क्लियर? यहाँ बेटा जो रिएक्शन है मैंने मान लिया कि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो कितनी हो रही है, x कम होगी। अब बताइए बेटा ये वैल्यू कितने गुना कम होगी? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 2 गुना कम होगी, ये वैल्यू 5 टाइम्स कम होगी, क्योंकि ये 2 टाइम्स कम होगी, क्योंकि एस्टिमेटेड 2 है इसका। ये वैल्यू 5 टाइम्स कम होगी, एस्टिमेटेड कितना 5, तो मैंने इसको 5। अब ये वैल्यू बेटा कम नहीं होगी, ये वैल्यू बनेगी। तो हम कहेंगे सर C की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बनेगी, D की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बनेगी। क्लियर? तो आइए लिखिए इसको, यहाँ माइनस के 2 माइनस के 5x, यहाँ बेटा प्लस के 3x और यहाँ बेटा प्लस के 4x, क्योंकि मान चुका हूं बेटा x क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी, मैंने मान लिया x। तो यहाँ बेटा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन कम होगी, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आइए नोट कीजिए। फिर देखिए बेटा यहाँ बेटा इसमें से कम होगी a नॉट माइनस के 2x, तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कंसंट्रेशन इसकी इतनी कंसंट्रेशन होगी t टाइम के बाद, प्लस ऐसे यहाँ पर b नॉट माइनस के 5x। अरे बेटा ये वैल्यू किसमें से कम होगी, जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू वहीं से कम होगी, ये वैल्यू उसमें से कम होगी जो हमारे पास स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन है। अब यहाँ 3x और यहाँ बेटा 4x, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है इतनी? यहाँ वैल्यू प्लस है इसलिए वैल्यू बन गई, 3 है बन गई यहाँ पर, ये यहाँ b में से 5 माइनस x यहाँ से कम हो गई है, यहाँ पर में से आने की a नॉट में से माइनस के 2x यहाँ वैल्यू कम हो गई, तो इतनी वैल्यू बेटा लेफ्ट हो गई और इतनी वैल्यू यहाँ पर बन गई है। क्लियर नहीं है? इतना समझ गया नहीं है? अब हमारा रेट क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कहता है कि कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आया है अपॉन कितना टाइम लगा है रिएक्शन होने में इनटू उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। ये कहता है ना, ये जो मैंने आपको बताया था, मैंने ये डायरेक्ट मैंने रूल बताया था आपको करने का, ये इसी से मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, लेकिन एक बार समझाता हूं ये चीज सब कैसे आई है, बेसिक चीजें क्या है। प्लस कंसंट्रेशन चेंज अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और dt, ये कैसे आएगा बेटा, ये इसका प्रूफ बताने के लिए आपको मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये बाकी सारे सवाल मैं इसी से कराऊंगा आपको, ठीक है ना? ये आप देखिए यहाँ बेटा, देखना इतना क्लियर होगा ना ये। तो
अब बेटा देखिएगा, मैं निकालता हूं रेट, निकालते हैं रेट यहां से निकालते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन मैंने मान लिया आर, क्या मैंने मान लिया यहां से रेट ऑफ रिएक्शन। चलो यहां से सारी वैल्यूज को मैं एक बार समझाता हूं आपको एक बार, ठीक। तो पहले आपको यहां से कहते हैं कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन, देखो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज। बेटा कितना चेंज हुआ है, तो आप लोगों यहाँ बेटा ऐसे करके आप इसको ऐसे कर दोगे, कोई दिक्कत है क्या? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर कितने कंसंट्रेशन बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, तो आप लिखोगे यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं ना ये। आइएगा आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, ये ए नॉट, मैं एक बार यही लिख रहा हूं बेटा, ये ए नॉट माइनस के 2x, माइनस बेटा क्या है बेटा यहाँ पर, ये ए नॉट माइनस के 2x, और यहाँ बेटा क्या लेंगे यहाँ पर माइनस के लेंगे, ठीक। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये वैल्यू ये आ गई। इतना बच्चा दिख रहा है ना, ये अच्छी बात है, दिख रहा है ये। तो ये बेटा क्या है मेरे पास, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस के इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, क्लियर। आप देखिए बेटा यहाँ पर कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यू कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा, यहाँ आ गया माइनस के 2x, कितना आ गया, तो हमारे पास बेटा कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ए में कितना आ गया, माइनस का 2x। अब मैंने बताया था माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू बेटा यहाँ पर ये इतनी कम हो रही है, पूरा प्रूफ है यहाँ से, क्लियर नहीं है। प्लस इसी प्रकार आप यहाँ से अब चेंज हो गया इसको, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस हटा के हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्लियर। अगर डिक्रीज बोलेंगे इसको तो लिख सकते हैं ये कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कितना बोलेंगे बेटा इसको, यानी कि 2x, क्योंकि माइनस मैंने अज्यूम कर लिया डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ ए में कितना हो गया 2x, अब माइनस नहीं लगाएंगे इसको, क्लियर नहीं है। इतने पॉइंट है, सारे पॉइंट बेटा इसको ये आप नोट करते जाइएगा, इतना बेटा क्लियर नहीं है, नहीं है, एक एक पॉइंट बेटा नोट कीजिए इसको बेटा, ये क्लियर। तो इसी तरह है आप, यानी मैंने ए का निकाल लिया है तो आप ऐसे बी का निकाल लोगे, आप सी का निकाल लोगे, आप डी का निकाल लोगे, क्लियर नहीं है। तो अब हम करते हैं डायरेक्ट करते हैं रेट से करते हैं, तो इसको स्टूडेंट यहाँ से कर लिया, इतना नहीं है, तो इसको यहाँ से मैंने निकालने का तरीका आपको मैंने ये बता दिया गया। ऐसे ही आप बेटा बी का निकाल लोगे, आप ऐसे बी का निकाल लोगे, तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो कैसे निकालोगे बेटा यहाँ पर ये, तो बी की कंसंट्रेशन बेटा कितना चेंज, ये निकाल लो यहाँ से आप, ठीक। बी की कंसंट्रेशन बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी की बेटा फाइनल कितनी है, बी नॉट माइनस 5x, बी नॉट माइनस के 5x, कितना बेटा इनिशियल बी नॉट, क्लियर। वैल्यू यहाँ से आप देखिए बेटा, यहाँ से वैल्यू इससे इनिशियल वैल्यू कैंसिल, कितना बच गया बेटा, ये माइनस के 5x, तो आप लिख सकते हैं बेटा ये वैल्यू डायरेक्ट के आप कितना है माइनस के 5x, मतलब ये इतनी कंसंट्रेशन का बेटा डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि साइन माइनस का आया है, तो इसको बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, बेटा बी है, क्या बोल सकते हैं 5x बोल सकते हैं, कितना 5x। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं, फिर आप रेट की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। तो मैं अब आपको निकालता हूं कि रेट हम कैसे निकालेंगे, इस मेथड से रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम प्लस माइनस के, और यहां बेटा स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इससे निकालता हूं कैसे हम पर आते हैं। तो मैंने आपको ये निकालना मैंने सिखा दिया गया है,
ये भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा ये? तो आइए अब इसको मैं यहाँ से इसको नोट कर लीजिए बेटा ये, इसलिए यहाँ से इसको हटा के अब मैं आपको इससे मैं सॉल्व करता हूँ। इतना क्लियर बेटा ये? हाँ, तो आपको ये डॉट नहीं रहेगा कि सर हम चेंज कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब ये बेसिक नहीं होगा ना तो आगे सवाल बेटा आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो पूछेगा टी टाइम पूछेगा 10 सेकंड पे, फिर बताओ 15 सेकंड में पूछेगा, तो वो आपको जब निकल पाएंगे ना कि जब आपको बेटा बेसिक आपको रूल पता होगा। क्लियर नहीं है ना? हाँ, तो इसको नोट कीजिए बेटा, इसको लिखिए इसको। क्लियर? इतना क्लियर बेटा नहीं है? एक एक चीज बेटा आपका बेसिक पॉइंट यहाँ पर है बेटा ये, तभी आप चीज इसको बेटा आप समझ पाओगे। समझ गया ना ये? हाँ, आइए देखिए इसको। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, लेकिन आप रेट ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए हमसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा ये? तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ बेटा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से किया, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यहाँ से निकाल लिया बेटा ये, यहाँ से। आप देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे बेटा, इसकी कंसंट्रेशन बेटा कितनी यहाँ पर ये, इसकी कंसंट्रेशन मैंने बताई थी, यानी कि कितनी बेटा ये, ये वैल्यू आई थी यहाँ पर, यानी कि 2x वैल्यू आई। आप रख सकते हो बेटा ये 2x अपॉन dt रख सकते हो। इतना क्लियर? तो यहाँ से क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बेटा a का आ गया, यानी कि दिया गया। आप देखिए बेटा इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्या, RA अपॉन x अपॉन t, और यह क्या बेटा ये आ गया। क्लियर? तो आप देखिए इसको 2 है बेटा, यहाँ पर 2 को बेटा मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर? अब ये क्या बेटा यहाँ पर इसको बोलते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, जबकि ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ए का है ये। क्लियर? हाँ, तो अब हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अब ये वैल्यू एग्जामिनर क्या माना था बेटा यहाँ पर, ये उसने माना था बेटा यहाँ पर देना, ये मैंने माना होगा। हाँ, ये देना रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, x अपॉन t है। क्लियर? अब यहां से आप डाट भी ले सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं बेटा ये b का निकाल सकते हैं। ठीक, b का लिखिएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ b, यानी कि rb। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर, ये लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम यहाँ पर। क्लियर? तो आप इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई थी यहाँ पर ये, यानी कि 5x अपॉन dt आई थी। क्लियर? हाँ, माइनस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या माना हूँ, ये मानना हूँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मानना हूँ। ठीक है? ये कभी समझे कि आपने माइनस नहीं लगाया सर। ठीक, तो अब बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये rb, ये बेटा 5 है, नीचे आ जाएगा, और यहाँ x अपॉन क्या आ जाएगा, यानी कि dt आएगा। क्लियर? तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर? ये वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आ गई है। ठीक है ना ये? हाँ, इसी तरह आप लिख सकते हैं, और बेटा ये देखना रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C। तो आप लिख सकते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि RC। ठीक, तो इसकी बेटा क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्लियर? यहाँ पर तो अब बेटा देखिएगा, C की तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी, ये देखिए बेटा कितना चेंज हुआ इसमें, सर आप कहो 3x, यहाँ कितना चेंज हुआ है सर 4x। क्यों? इनिशियल 0 है, सिर्फ इतना चेंज हुआ, ठीक, जो कि यहाँ क्या है, ये कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीमेंट हो गई है, तो इसलिए बोलते हैं अप्रेंस ऑफ रेट बोलते हैं इसको। ठीक ना ये? हाँ, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, बहुत ही आसान निकालना, बस एक बार बेटा सीख जाओ तब। ठीक, तो निकाल सकते हो बेटा कितना C का, यानी कि 3x अपॉन dt। तो कितना आ गया बेटा, इसका भी आ जाएगा RC अपॉन कितना आ गया 3, और यहाँ से x अपॉन t। क्लियर? ये वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ D, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि ये निकाल सकते हैं।
बेटा यहाँ पर ये 4x dt। मैं डी मान नहीं लिखा बेटा, मैंने डाट लिख दिया, ठीक है ना। ये तो आप लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि तो इसकी जगह कितना बेटा यहाँ पर ये डी आ गया यहाँ पर, ठीक 4d, तो मैंने डाट लिख दिया गया है। तो आर डी बेटा कितना आएगा नीचे 4 आ जाएगा और यहाँ x अपॉन t आ जाएगा। क्लियर? हाँ, ये बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये आप देखिए ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा R किसके बराबर आया बेटा, ये R आया है बेटा RA/2 आया है बेटा, RB/5 आया है, RC/, कितना आया बेटा RC/, हाँ ये आया है यानी कि 3 आया है, प्लस और RD/, कितना आया बेटा ये 4 आया है, ठीक। एक बार चेक करते हो 4 ही है ना, हाँ ठीक ठीक 4 है इसमें, ठीक। तो अब देखिए बेटा ये क्या आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गई यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू। अब ये देखिए बेटा ये एक वैल्यू है क्या सर, ये वैल्यू बेटा ऑलरेडी x = t है, जो मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन है ये, जबकि ये है रेट ऑफ क्या है, ये डिसअपरेंस है, ये रेट ऑफ डिसअपरेंस है, रेट ऑफ अपरेंस है, रेट ऑफ अपरेंस है। क्लियर? तो आप लिख लीजिए इस पॉइंट को बेटा यहाँ पर, ये इस पॉइंट को कि ये जो वैल्यू बेटा, ये वैल्यू यहाँ पर a और rb, इनको बोलते हैं बेटा यहाँ पर लिख लेना रेट ऑफ डिसअपरेंस, रेट ऑफ डिसअपरेंस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजर। ये भी क्वेश्चंस में आपको यानी कि लैंग्वेज मिलेगी आपको, जबकि इनमें बेटा जो आरसी है, आरसी और आरडी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, जबकि इसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन का है बेटा यहाँ पर ये, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ देखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन का है, या बोल सकते हैं अपरेंस बोल सकते हैं, ठीक। रेट ऑफ अपरेंस क्या है या प्रोडक्शन आरसी आरडी को, लेकिन आरसी आरडी को कभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको। क्लियर? ऐसे इनको नहीं बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ किसको बोलेंगे आर यानी कि इसको बोलते हैं। क्लियर नहीं है? तो आप इनकी जगह डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया मैंने, चेंज इन कंसंट्रेशन dA/dt इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसलिए बेटा आ रहा था ये नीचे 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, ये देखिए ये निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इधर देखिए और निकाला हुआ मैंने पर, ये यहाँ पर ये वैल्यू निकाला, ठीक है ना। ये तो ये चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका है, ऐसे ये निकाला मैंने रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो ये चीज आपको रूल पता होना चाहिए, बेसिक आपको बेटा। क्लियर ना ये? हाँ, इतना नोट करो सारी चीज बेटा पर। क्लियर? साफ कर दे इसको। ये एक लेंथी बेटा लगता जरूर होगा, लेकिन ये वास्तव में कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने पहले बताई थी वो बेटा एक ट्रिक थी। ऑलरेडी सारे सवाल बेटा मैं उसी सॉल्व करूंगा आपको, ठीक है। ये बस ये कॉन्सेप्ट है ताकि बच्चों को रहे कि ये कहां से आया है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं क्लास में बेटा बताने के बावजूद भी ट्रिक बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये 2 को आया, सर 3 को आया, इस तरह से। लेकिन जब उनको ये बेसिक पता होगा कि कहां से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, क्यों नीचे आ रहा है, तो फिर बच्चे भूलते नहीं है इस पार्ट के लिए। क्लियर नहीं है? नोट करो इसको, ये इतना क्लियर है ये। बिल्कुल बेटा नॉर्मल सवाल बेटा ये आइएगा, ठीक। एक आपको सवाल मैं इसी पे देता हूं, एक सवाल और बता बताइए। ये सवाल आपके आईटी 2002 में आउट सवाल बेटा, ये
ये 2002 में बेटा आने की आईआईटी सवाल आ गया। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है ये, देखिएगा ये देखिए इस सवाल आने की ये देखिए सवाल। अब जो ऊपर सवाल करवाया था उसमें अगर कोई डॉट होगा बेटा यहाँ दूर होगा सवाल आपके कि अपरेंस में और रेट ऑफ रेशन में क्या डिफरेंस है, दिस अपरेंस में और रेट ऑफ रेशन में क्या डिफरेंस है, वो यहाँ आपको और क्लियर होगा। आपको क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक बताया था। क्लियर ये देखिए बेटा, तो मैं सारी चीज बेटा पहले इनको बेटा बोलते हैं हम लोग स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। हो सकता है आपको ए बी सी डी फॉर्म में लिख दे, किस फॉर्म में लिख सकता है, ठीक है ना। ये स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसके ये। इसका मतलब है कि अमोनिया के 2 मोल जा रहे हैं, तब 2 मोल नाइट्रोजन के बन रहे हैं, प्लस यहां पर अच्छा नाइट्रोजन सॉरी यहां 1 मोल आया है, ठीक है सर, इसको किया नाइट्रोजन के अमोनिया 2 मोल जा रहे हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल बनना है, और हाइड्रोजन के बेटा यहां पर कितने बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं, ठीक है ये। तो पहले अगर आपसे पूछेगा बेटा कि पहला पॉइंट अगर आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ डिसअपरेंस, रेट ऑफ डिसअपरेंस या बोल सकते हो इसको डिकम्पोजर बोल सकता है ऑफ यानी कि अमोनिया। ठीक, ये लैंग्वेज बेटा आपको डिब्बे में बंद करो, इसको डिब्बे में बंद करो, इसको ये लैंग्वेज। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है बेटा ये। ठीक, हाँ, तो कैसे लिखो बेटा इसको, ये RNH3, यहां बेटा क्या आएगा माइनस के और DNH3 कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये बेटा इसका क्या है आंसर, बेटा इसका है ये आंसर। रेट ऑफ डिसअपरेंस क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजर ऑफ अमोनिया बोल दिया गया बेटा, तब हम इसको ऐसे लिखेंगे। सर आपने स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट ऑफ क्या है डिकम्पोजर, ये डिसअपरेंस। इसका मतलब है कि कितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है। क्लियर नहीं है, हां माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है इसलिए। अगर इसी प्रकार आपसे पूछे यहां पर सेकंड में, सारे सवाल यहां से आपको नोट करके मैं दे दे रहा हूं। अगर पूछेगा रेट ऑफ अपरेंस, रेट ऑफ अपरेंस क्या है बेटा, या रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ऑफ नाइट्रोजन, और आपको मैं ऐड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का आपको मैं ये निकाल कर दिखा रहा हूं। ठीक, तो फिर इसमें बेटा बंद कीजिएगा, अपरेंस का है या प्रोडक्शन का है, किसका पूछा है, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन पूछा है। बहुत जबरदस्त बेटा कॉन्सेप्ट का ये। फिर देखिए थोड़ा इसके ऊपर स्लैश करते हुए देखिएगा, हम निकालेंगे यहां पर कितना बेटा ये, चलो इस तरह का यानी कि रेट ऑफ अपरेंस ऑफ नाइट्रोजन, यहां निकालेंगे बेटा प्लस DN2 चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो यहां लगा दो टाइम। क्लियर, तो ये किसका आंसर आ गया बेटा, ये रेट ऑफ अपरेंस का है, प्रोडक्शन किसका नाइट्रोजन का। इसी प्रकार इनका लिख देंगे हाइड्रोजन का, तो आप लिखोगे यानी हाइड्रोजन का प्लस और DH2, यहां से आप लिखोगे dt। बेटा ध्यान रखना कब हमें स्टोमेट्रिक से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और कब स्टोमेट्रिक से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बेटा एक डिफिनेशन लिखवाई थी मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये साइंटिफिक डेफिनेशन बेटा इसकी है। अक्सर बच्चे बताने के बावजूद भी
क्लास में कितना याद करते हैं, बस चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। लेकिन वो नहीं है, अधूरी है। क्यों? क्योंकि हमें बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में कितने बन रहे हैं। जैसे देखिए बेटा, अब मैं ये बोल दूं कि रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो बेटा यहाँ तो बेटा कितना है, ये यानी 2 टाइम्स कम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस हो गया ना, यहाँ 3 टाइम्स वैल्यू बनेगी, जबकि यहाँ वैल्यू 1 टाइम्स बनेगी। तो डिफरेंस होगा नहीं होगा रेट का, इनका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि मतलब ये रिएक्शन 3 गुना बनेगी। अगर इसका बेटा 1 मोल बनना है तो इसका 3 मोल बनेंगे, इसके 2 मोल बनना है तो इसके 6 मोल बनेंगे। इसलिए रेट हर किसी का अलग अलग रेट होगा, तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। क्लियर नहीं है? तो पहला तो पूछा आपसे, ये पूछ लिया गया आपसे डिफरेंस और अपरेंस में डिफरेंस का। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको, देखिएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन बेटा थर्ड लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये डिफरेंस समझ में आ गया, मतलब इस चैप्टर आपकी बेटा फिंगर टिप्स पे आ गया आपको। ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन पूछा बेटा ये, तो आप क्या लिखोगे बेटा, अब आप ऐसे लिखोगे यहाँ पर D N H3/dt। अब यहाँ लगाओ बेटा इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये है बेटा कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, ये यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा बेटा, रेट ऑफ डिफरेंस नहीं पूछा, डिफरेंस, ठीक है ये। हाँ, इसी प्रकार और लिखिए बेटा, और लिखना क्वेश्चन बेटा, सब वैरायटी आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, अगर नाइट्रोजन का पूछे तो कैसे लिखेंगे, अगर हमसे हाइड्रोजन का पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो इस केस के लिए बेटा क्या रीजन बेटा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, यानी नाइट्रोजन कितना DNH2 और DT, ठीक बेटा। D इसको बाहर भी निकाल सकते हैं और D आप इसको अंदर भी कर सकते हैं, ठीक। D का मतलब बस इतना है कि स्मॉल चेंज, ठीक। D का कोई रोल नहीं है, कभी सब्जेक्ट ने D बाहर निकाल दिया बाहर अंदर कर दिया, ऐसा कोई रोल नहीं, ठीक। अब यहाँ बन बेटा लिखो चाहे मत लिखो, क्यों? क्योंकि बन की बेटा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बन है नाइट्रोजन का, बन कोएफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दो और चाहे मत लगाओ, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। इसी प्रकार हाइड्रोजन का DH2 और यहाँ बेटा DT और यहाँ आएगा 3, प्लस चाहे बेटा लगाओ या मत लगाओ, कोई रोल नहीं है, क्लियर। तो ये आगे क्या, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपरेंस नहीं है, ये प्लीज ये क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन को अब वैरायटी नंबर 2, अगर 2 दूसरी लैंग्वेज बता रहा हूँ, पहली लैंग्वेज हो गई रेट ऑफ अपरेंस, रेट ऑफ डिकम्पोजर, दूसरी हो गई बेटा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्म में। अगर तीसरी फॉर्म में पूछेगा लैंग्वेज में, तब कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखिएगा बेटा, तीसरी फॉर्म पूछेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है। ये लिखना है, इसको लिखना कौन सा बेटा, ये 5 वाला लिखना, इफ द if the rate of appearance, if the rate of appearance of nitrogen and nitrogen and nitrogen and nitrogen and और यहाँ लिख दो, चलो लेते हैं अमोनिया, रेट ऑफ appearance of nitrogen and disappearance of ammonia is interchange, ठीक।
बेटा कि रेट ऑफ अपरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ अमोनिया इज इंटरचेंज। तो इस फॉर्म में अगर आपको बेटा ऐसे लैंग्वेज मिल जाए, ये लैंग्वेज इंटरचेंज मिल जाए या मिल जाए यानी कि इंटर रिलेटेड मिल जाए, ये लैंग्वेज आपके क्वेश्चन आई है आपके जेईई सवाल इस लैंग्वेज में, तो बच्चा ये अपरेंस देखता है और डिसअपरेंस देखता है। अब पहला वाला जो बताया रीजन वन है वो बच्चा सवाल करके आता है और सवाल आता है गलत। क्यों? इंटर रिलेटेड का मतलब होता है या इंटरचेंज का मतलब होता है आने की हमसे इनके रेट पूछ रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है रेट, ठीक है ये इसका मतलब क्या। तो कैसे लिखो बेटा ये, तो आप लिखोगे यहाँ पर ये यानी कि आर और एन नाइट्रोजन और डीटी। यहाँ बेटा बल लगाओ या मत लगाओ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्लस लगाओ मत लगाओ कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिएगा आर और यहाँ लिखोगे बेटा इसका है अमोनिया का ना, ये कहां गया, हाँ अमोनिया का, तो लिखोगे यहाँ पर ये डी एन एच थ्री अपॉन डी टी और यहाँ लगाओ बेटा 2 लगाओगे माइनस, क्योंकि यहाँ बल लिखो मत लिखो क्योंकि एक का यहाँ प्लस लगाओ मत लगाओ तो मतलब नहीं है, तो प्लस है बेटा लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर नहीं है। तो आपका पहला है यहाँ पर ये इस फॉर्म में है और इनको अब इस फॉर्म में लिखना है, इनको ये चेंज करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये DnH2 और dt इक्वल टू माइनस के DnH3 और dt यहाँ बेटा लगा दो 2। ये बेटा आपका आंसर इस फॉर्म में आपको ये सॉल्व करेगा, ये आपका आंसर है। इसको इस फॉर्म में लिख सकता है आपको, आपको वो इस फॉर्म में भी दे सकता है बेटा, कोई जरूर नहीं इस फॉर्म में जाए आपको ये 2d n और यहाँ dt और यहाँ लिख दो बेटा ये DnH3 यानी अमोनिया और यहाँ बेटा dt और माइनस, इस फॉर्म में बेटा आपको क्वेश्चन जो है यानी कि आ सकता है। बस इस 2 को यहाँ रखा, कोई टेंशन लेने वाली बात बेटा नहीं है, समझ गया ना ये। हाँ तो ये सवाल यहाँ से बेटा बन सकते हैं आपके सवाल, ये बेसिक सवाल बेटा है ये, यानी ये बहुत जरूरी है कि कितनी वैरायटी के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। अपरेंस और डिसप्रेंस एक कैटेगरी हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन 2 कैटेगरी हो गई। अब अपरेंस और डिसप्रेंस इंटर रिलेटेड क्या है इंटरचेंज क्या है, 3 टाइप के सवाल यहाँ से बन सकते हैं इसकी बेस पर, क्लियर नहीं है। तो अब जनरल में इसका बार बार ये ना करें आप, इसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ एक रूल, और रूल क्या बेटा है बल्कि एक ट्रिक है बेटा, अब ऑलरेडी इसको अप्लाई करोगे, ठीक है ना ये। हाँ देखिए बेटा इसको ये, अच्छा ऑलरेडी नोट नहीं किया बेटा तो नोट कर लो उसको, ये ऑलरेडी यहाँ से मैंने ये, बल्कि हाँ आपके पास तो ऑप्शन है ये वीडियो में यानी क्लोज करने का उसको, ठीक है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बेटा दूसरा सवाल बेटा लिखना, हाँ बल्कि यहाँ रूल लिखना बेटा, रूल क्या है, रूल्स क्या बेटा, रूल्स देखना। अगर आपसे पहला रूल बेटा ये है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा यानी कि आर पूछेगा, तो इसको बेटा हम लिखते हैं प्लस माइनस के और कंसंट्रेशन बेटा, इसका मतलब है बेटा ये यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक, और यहाँ लगा देंगे बेटा dt यानी टाइम लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ लगाना बेटा यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये आप याद करना, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ अपरेंस डिसअपरेंस नहीं है, ठीक, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट प्लस कब लगाओ बेटा, ये प्लस लगाओगे बेटा आप प्रोडक्ट के लिए, इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में प्लस है मतलब प्रोडक्ट है, माइनस है मतलब रिएक्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्लस है मतलब बढ़ रही है, ठीक। इसी प्रकार बेटा माइनस लगाओगे आप, माइनस लगाओगे बेटा यानी कि रिएक्टेंट के लिए, ठीक। दूसरा पॉइंट सर म्यू क्या है, ये म्यू बेटा है लिखना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट,
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मैं क्या है, आप समझ गए बेटा ना ये, ठीक। यानी मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक। अगर लिख लो बेटा इसको, ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि मोल ऑफ कि अमोनिया है, हाइड्रोजन है, कितने टाइम्स वैल्यू बन रही है उसकी, ठीक है ना। ये इसके मतलब है इसका, ठीक। दूसरा लिखिए बेटा यहां पर, दूसरा लिखिए, अगर रेट ऑफ अपरेंस पूछेगा तब बेटा यहां लगा देंगे हम, बस प्लस लगा देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूछेगा आपसे बेटा यहां पर ये रेट ऑफ डिसअपरेंस बेटा यहां लगा देंगे बेटा हम यहां पर आने की माइनस लगा देंगे, ठीक। अब इन दोनों का बेटा मतलब क्या है, दोनों का मतलब बेटा यहां पर है ये आने की प्लस माइनस कंसंट्रेशन और यहां आएगा बेटा डीटी आएगा। सर आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने क्यों नहीं लिया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये वैल्यू सिर्फ डिक्रीज और इंक्रीज बताता है, ना कि आपको रेट बताएगा, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये है, अपरेंस का मतलब होता है यानी कि प्रोडक्शन, कोई वैल्यू बेटा कितनी बन रही है, डिसअपरेंस मतलब डिकम्पोजर, कोई वैल्यू कितनी कम हो गई, ठीक। इसका मतलब ये है, बस इसमें स्टोइकोमेट्रिक का हम साइन यहां पर नहीं लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये क्लियर नहीं है। हाँ, तो यहाँ का आई बेटा यहां पर आती है कंसंट्रेशन, जैसे मैंने बताया था ए की है, बी की है, सी की है, अमोनिया की, ठीक। जैसे मैंने यहां लिखा है, ये जनरल फंडा है, जनरल रूल है, इनको सॉल्व करने के मेथड है, क्लियर नहीं है। आई इसी पर मैं एक सवाल आपको, बल्कि जो कराया था मैंने लौट करके वही सवाल बेटा यहां पर है, क्लियर नहीं है। और लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर ये, जैसे एग्जांपल लिखना चाहे पर ये, जैसे एग्जांपल बेटा ये है मेरे पास, लिख सकता हूं मैं ये, लिखना है ये PCl 3 प्लस Cl2 और यहाँ लिखा है बेटा मैंने PCl 5। अब सबका बेटा कितना है, स्टोइकोमेट्रिक सबका बना है, इसका भी बना, इसका भी बना, ठीक। तो अब इस केस में बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का है, रेट ऑफ अपरेंस का है या रेट ऑफ रिएक्शन, सबकी वैल्यू कभी सेम होगी, क्यों, क्योंकि इनके सबके स्टोइकोमेट्रिक सेम है। अगर स्टोइकोमेट्रिक अलग-अलग होते तब इनका रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता और रेट ऑफ डिसअपरेंस अपरेंस वगैरह अलग होता, ठीक। जैसे देखिएगा, तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं बेटा ये कि रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ई लिखिए, कैसे लिखो बेटा यहाँ पर ये माइनस के डी PCl3 अपॉन dt। अब बेटा यहाँ बन है तो बन यहाँ चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्यों, स्टोइकोमेट्रिक लिखना पड़ेगा ना ये, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, आप नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और किसके इक्वल टू आप लगा सकते हैं ये DCl2 और यहाँ बेटा dt माइनस, और यहाँ बल लगाए या मत लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस D PCl5 और यहाँ बेटा dt। इतना क्लियर है ये, बस ये बेसिक सवाल था जो ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये पेश किया है, आपकी खिदमत में किया है, ठीक है ना। ये तो इस तरह बेटा सवाल आपको बिल्कुल आज का था, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसलिए आज मैंने एवरेज रेट और स्टेनलेस रेट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। ये उसको मैं कर लूंगा और वही पढ़ेंगे कि स्टेनलेस की वजह से सवाल कैसे निकालेंगे, 3a t स्क्वायर माइनस 5t कैसे निकालेंगे बेटा, इसका रेट कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन देके बेटा रेट कैसे निकालेंगे, रेट 5 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद रेट कैसे निकालेंगे, ये जानेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक बेटा इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू बेटा, ओके बाय।